Good afternoon, everyone. I welcome you all in the series of polity, and the next chapter is preamble to Indian Constitution. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे preamble क्या है. आपने कभी कोई किताब पढ़ी अभी लेटेस्ट? हर किताब के आगे एक होता प्रीफेस लिखा हुआ है ना. मतलब उसमें क्या होता है, क्या एक्सप्लेन किया होता है कि इस किताब में क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हो, है ना. द सेम इज प्रियम्बल. वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि बेसिकली समरी कॉन्स्टिट्यूशन की ये है, उसकी स्पिरिट ये है, उसकी फिलॉसफी ये है ना. तो प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, फिलॉसफी है ना. उससे पहले प्रीफेस है, जैसे हर किताब का होता है. ठीक है, तो हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में. इसमें से जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, और इस चैप्टर के बाद वैसे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अभी तक आए. ठीक है, तो इसमें मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ, इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ सबसे पहले टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल में लिखा क्या हुआ है ना, उसका टेक्स्ट क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं उसमें. देन इंग्रेडिएंट्स, कि जो शब्द हैं उनके क्या क्या मतलब है, कीवर्ड्स है जो उसमें क्या, जैसे आपका वर्ड दे रखे हैं, रिपब्लिक का मतलब दे रखा है, डेमोक्रेसी का मतलब दे रखा है ना, सेक्युलरिज्म है, ये सारे वर्ड्स. देन सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल की, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना. देन प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं. ठीक है, आफ्टर दैट क्या इसको अमेंड किया जा सकता है. तो इन सारे टॉपिक्स पर हम आज की क्लास में बात करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रियम्बल की तरफ. ये है आपका प्रियम्बल, जो आपने देखा होगा शायद आपकी एनसीईआरटीज की बुक्स में आपने देखा होगा या कहीं और भी देखा होगा. ठीक है, ये आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए. ठीक है, क्या होता है, क्या लिखा हुआ है इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic secular democratic republic and to secure all its citizens क्या, जस्टिस. कौन से जस्टिस देना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. और क्या देना चाहता है, लिबर्टी. किस चीज की लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all क्या, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. After that ये बात करता है, in our constituent assembly this 26th day of November hereby we adopt, enact and give ourselves to this constitution. ठीक है, तो ये है इसका टेक्स्ट जो आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए. आफ्टर दैट हम बात करा, भाई सारे शब्दों का मतलब मैं आपको समझाऊंगी कि बेसिकली इसका क्या मतलब है. हाँ, अब ये प्रियम्बल हमने पढ़ा, इस प्रियम्बल से हमें क्या पता चला, हमें ये बातें पता चली. सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या, कि इस देश में किसकी अथॉरिटी है. आपका प्रियम्बल किससे स्टार्ट हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया. और वो कह रहे इसमें प्रियम्बल में कह रहे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में क्या लाइन है, गिव अवरसेल्व्स, कि हम खुद को दे रहे हैं. तो अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है इस देश में, इस देश के लोग. ठीक है, तो ये हमें प्रियम्बल से पता चला. आफ्टर दैट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भी बताता है ये, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इंडिया की स्टेट का नेचर है, इससे ये पता चला. आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव, ये हम अचीव करना चाहते हैं किसके थ्रू, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. ठीक है, आफ्टर दैट डेट ऑफ अडॉप्शन पता चल गई हमें, 26 1949. ठीक है, तो हमें प्रियम्बल से बेसिकली इन सब चीजों के बारे में आइडिया हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल हमें किन किन चीजों का आइडिया देता है, तो आपको पता होना चाहिए. सोर्स ऑफ अथॉरिटी का देता है, आफ्टर दैट नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का देता है कि किस नेचर की स्टेट है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे बताता है, एंड डेट ऑफ अडॉप्शन भी बताता है. चलिए, अब ये कह रहा है कि कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. उनमें से सबसे पहला क्या है, सोवरन. सोवरन का क्या मतलब है, मैं पहले भी इस शब्द को आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सोवरन का मतलब क्या है, अपनी अथॉरिटी में, इन आवर ओन अथॉरिटी, है ना, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर या कुछ नहीं होगा, वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स. ये बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब है ना. पर हम यूएन के भी तो मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, कॉमनवेल्थ के भी मेंबर है, फिर क्या हुआ. और कॉमनवेल्थ का तो पता है कि कॉमनवेल्थ का हेड कौन है,
कॉमनवेल्थ नेशंस का? ब्रिटिश मोनार्क। हाँ, नेहरू जी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कहा कि हम बेसिकली यूनाइटेड सॉरी इसकी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले रहे हैं, बट ये मेंबरशिप हमें रिपब्लिक होने से नहीं रोक रही है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारे जो हेड होंगे वो हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा चुने हुए होंगे, पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होगी। जैसे प्रेसिडेंट है ना हमारी स्टेट के हेड, तो हेरिडिटरी तो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुए हो तो वो हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे, नहीं ना। बट नेहरू जी ने कहा कि हम रिपब्लिक होते हुए और हम कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रखेंगे, वो हमें रिपब्लिक होने से नहीं रोक सकती। सो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप और यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप हमारी सोवरेनिटी को इंपैक्ट नहीं करती। ठीक है, ये आपको पता चल गया। देन ये कहते हैं कि बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब ये है कि क्या आप किसी की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हो फोर्सफुली? नहीं, और अपनी टेरिटरी को देना भी नहीं चाहते, सोवरेनिटी का ये मतलब। ठीक है, आफ्टर दैट अगला वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? जो लोगों के लिए काम करती हो, सोशली सोशल नेचर हो जिस स्टेट का, है ना। तो ये सोशल नेचर हमें कौन बताता है? हमारे डीपीएसपी। कि बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? लोगों की भलाई, सोशल वेलफेयर, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यही तो बताते हैं कि हमारी सरकार को लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करना है। ये डायरेक्टिव्स हैं आपके, ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, है ना। तो डीपीएस पे बताता है सबसे पहले। पर हमारा सोशलिज्म थोड़ा डिफरेंट सोशलिज्म। एक तो मार्क्सिज्म है, हमारा सोशलिज्म कैसा? गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है ना। जैसा गांधी जी ने बताया था, कुछ कुछ वैसा वैसा कि पंचायत होंगी, है ना। हमारी जो स्टेट होगी उसका नेचर कैसा होगा? वेलफेयर स्टेट का होगा, पुलिस स्टेट का नहीं होगा, है ना। लोगों की भलाई हमारी सरकार के दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो डीपीएस भी बताते हैं, ये बेसिकली एक अच्छा सा ब्लेंड है मार्क्सिज्म का भी और गांधीयन सोशलिज्म का भी। ज्यादातर गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जाता है हमारा सोशलिज्म। ठीक है, पर 1991 की बात है, हमारे यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स आए जिसको हमने कहा एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया। तो इससे क्या हुआ? हमारी स्टेट का जो सोशल नेचर था प्राइवेटाइज होते ही वो डाइल्यूट हो गया, है ना। तो अभी डाइल्यूटेड हमारा सोशलिज्म जो है वो औरों से डिफरेंट सोशलिज्म है। आफ्टर दैट अगला वर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब है? देखो, मैं कुछ स्टेट्स के टाइप बताती हूँ जो रिलीजन के आधार पर है। बेसिकली सेक्युलर का मतलब रिलीजन इज रिलेटेड। कुछ स्टेट होती है जिनको हम बोलते हैं एथिस्टिक स्टेट्स। एथिस्टिक का मतलब क्या है? जो किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करती, हर रिलीजन को कंडेम करती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है आप इस रिलीजन के साथ। तो रिलीजन का आस पास तक भी कोई रिलेशन नहीं होता है स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ। तो ऐसी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? एथिस्टिक स्टेट्स। दूसरी होती है थियोक्रेटिक स्टेट्स। थियोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? इनको नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। ठीक है, थियोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? वो स्टेट्स जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रिंसिपल्स पर गवर्नमेंट चलाती है, जिनमें रिलीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे जिनमें रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ देयर गवर्नेंस? हाँ, बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली exactly, है ना। और दूसरी होती है सेक्युलर स्टेट्स। तीसरी तरह की स्टेट में मतलब उनका क्या है कि हाँ रिलीजन तो है, पर ना तो हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर करेंगे, ना ही हम क्या करेंगे अपनी गवर्नमेंट में रिलीजियस एलिमेंट को एंटर करने देंगे। सेक्युलरिज्म फिर दो तरह का हो जाता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। वन इज योर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेक्युलरिज्म। जो मैंने बताया था आपको, डिफरेंस बताया था कि वेस्ट का सेक्युलरिज्म अलग है हमारे सेक्युलरिज्म से। हमारे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या निकलता है? धर्मनिरपेक्ष, कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे पर किसी एक धर्म को फेवर नहीं करेंगे। ये हमारा आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है। ठीक है, तो आपको धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर मैंने आपको बता दें कि गवर्नमेंट कैसी होती है। अनदर वर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से रिलेटेड है ये वर्ड, है ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी? रूल ऑफ पीपल, है ना, लोगों का राज होता है। तो डेमोक्रेसी दो तरीके से एडमिनिस्टर करी जा सकती है। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में किस तरह की, थोड़ा अंदाजा है आपको? डायरेक्ट में तो जब लोग, देश के लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एग्जांपल है, लाइक स्विट्जरलैंड,
ठीक है। अनदर इज इनडायरेक्ट, जहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उनका काम करते हैं, डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, जैसे कि इंडिया, है ना। तो ये कह रहा है कि डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है ना, जहां लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, वो कुछ टूल्स की सहायता से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। किन की सहायता से, ये वो टूल है। द फर्स्ट वन इज रेफरेंडम, another one is initiative, the third one is recall, the next one is plebiscite। ये 4 टूल्स हैं जिनके तहत लोग डायरेक्टली डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, लॉ मेकिंग में, अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रेफरेंडम क्या होता है, एक प्रपोज लेजिस्लेशन आया, एक कानून आया, एक लॉ आया, और उस पे लोगों की ओपिनियन पूछी गई कि क्या आप सहमत हैं, ये कानून आ जाना चाहिए, तो लोग वोट करेंगे यस और नो पे। ठीक है, अगर ज्यादा लोग यस में वोट करेंगे कानून आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो लॉ नहीं आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल रेफरेंडम। अनदर इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, लोग ही एक बिल को प्रपोज कर रहे हैं कि आप इस तरह का कोई लॉ लेकर के आओ, है ना, इसको बोले इनिशिएटिव, लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। अनदर वन इज रिकॉल, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे लोग उनको रिमूव कर सकते, हटा सकते, भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहा, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसको रिकॉल कहते हैं, दोबारा बुला लेना मतलब, है ना, रिकॉल। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म्स, क्यों, बिकॉज दे फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, है ना। अनदर वन इज प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग द ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन लेना, पर वो तो रेफरेंडम में भी किया था, ओपिनियन ही तो लिया था। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये तो किसी लॉ के तहत ओपिनियन लेना होता है कि ये लॉ लेकर के आए या नहीं लेके आए, ये किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को, किसी एरिया के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यस और नो में आंसर लिया जाता है, ओपिनियन ली जाती है बेसिकली लोग। तो आपको फर्क समझ में आया रेफरेंडम का और प्लेबिसाइट का, है ना। तो बेसिकली ये 4 डिवाइसेस है, 4 टूल्स है जिनके तहत लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, पर हमारे यहाँ जनरली ये नहीं देखने को मिलते। आपने कभी रिकॉल किया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, आपका एमपी एमएलए चाहे आपके एरिया में आए ना आए, आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म और हर टर्म, है ना। चलिए, अनदर वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, व्हाट इज रिपब्लिक, जहां हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो और किसी हेरिडिटरी पोस्ट ना हो, ये, है ना, मतलब दिस ऑफिस इज ओपन टू ऑल, है ना, कोई भी जाए और इसका स्टेट का हेड बन सकता है अगर वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। क्या जो भी इंसान क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है इलेक्शन। हाँ, रोकते तो नहीं है कि आपका रिलीजन ये है तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप तो लड़की हो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है ना हमारी कंट्री में। तो हमारी कंट्री क्या है, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक। दोनों शब्दों में आपको फर्क समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी तो होता है लोगों का राज, और रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, देन जस्टिस। मैं अगर जस्टिस की बात करूं तो किस तरह की जस्टिस का प्रॉमिस करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस का भी, इकोनॉमिक जस्टिस का भी और पॉलिटिकल जस्टिस का भी। ठीक है, कि समाज में भी आपको क्या मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगी, कैसे, कि सबको पैसे कमाने का की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन आपका पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस भी, और ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, है ना। फंडामेंटल राइट्स तो आपके अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। डीपीएसपी क्या है, जो स्टेट्स को ऐसे बताते हैं कि आपको, गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपको कैसे कैसे पॉलिसीज लानी। ठीक है, तो सबको क्या मिलती है, जस्टिस मिलती है। लिबर्टी का भी प्रॉमिस करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रॉमिस करता है कि इस देश के सभी नागरिकों को क्या मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी कैसी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, कि आप अपनी कोई सोच रख सकते हो, फेथ रख सकते हो, बिलीफ रख सकते हो, ये आपको आजादी है, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और पूजा पाठ कर सकते हो अपने, वर्शिप जैसे भी आपको अपने भगवान को जिस फॉर्म में मानना है वैसे मान सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात करें, 2 तरह की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबका स्टेटस क्या है, इक्वल है, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं है। पहली तो इक्वालिटी ये है, दिस इज द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। अगली इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी, कि सबको समान अवसर मिलेंगे, है ना। अब देखो, जो समान अवसर का मतलब क्या है, कि दो समान जगह पे खड़े हुए लोगों को समान अवसर दिए जा सकते हैं, पर एक जना पीछे और एक आगे है, उनको समान अवसर देने के लिए इसको भी इस स्टेटस पर लाना पड़ेगा, है ना। ये काम हमारे यहाँ पे कौन कर रहा है, रिजर्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या, किस तरह की इक्वालिटी दी जाती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आफ्टर दैट ये बात करता है फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, भाईचारा, है ना, भाईचारा मेंटेन करके रखेंगे देश में, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। ये कहाँ मेंशन है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है ना। और ये बेसिकली जो इक्वालिटी है ना, आपने देखा होगा कि आर्टिकल 325 एक बात बोलता है पॉलिटिकल इक्वालिटी की, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 325 एक बात बोलता है कि किसी भी इंसान को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पर वोट देने से मना नहीं किया जाएगा। दिस इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि हर कोई इंसान एलिजिबल अपनी सरकार चुनने के लिए, ठीक है, उसको मना नहीं किया जाएगा। अनदर आर्टिकल इज योर 39 डीपीएसपी में जो मेंशन है कि इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिलेगी आपको, है ना, चाहे आप मेन है चाहे विमेन है, आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इन शब्दों के मतलब थे जो आपके प्रियम्बल में मेंशन थे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं शब्दों पे आधारित है, इन्हीं को एक्सप्लेन करता आगे हर आर्टिकल में, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी को बताता है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डिटेल में क्या बोलने वाला है ना। देन ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी एस्पिरेशन, उनके ड्रीम्स के बारे में बताता, कि वो इंडिया को कैसी स्टेट देखना चाहते थे, ठीक है। द थर्ड वन इज, ये बेसिकली क्या है कि कुछ जो सिग्निफिकेंट पर्सन थे, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या क्या बोला, मैंने ये सब मेंशन किया है। द फर्स्ट वन इज सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने क्या किया, ये बेसिकली वो चीज है, वो थॉट है, वो ड्रीम है जो हमने काफी टाइम से लिया था, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में ऐसा बोला। देन योर के एम मुंशी, है ना, के एम मुंशी ने क्या कहा कि ये होरोस्कोप है इंडिया के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। देन आफ्टर दैट पंडित ठाकुरदास भार्गव जी थे, उन्होंने कहा कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीशियस पार्ट है, ज्वेलरी जैसा है, ज्वेल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो उसके बाद सर अर्नल्ड हार्कर, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। वो इससे इतने मूव्ड हो गए थे, इतने इंप्रेस हो गए थे प्रियम्बल से, कि उन्होंने अपनी एक किताब में जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसकी बिगिनिंग में इसको कोट किया था, ठीक है। तो उन्होंने इसको कहा था दिस इज द की नोट, है ना, की नोट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आफ्टरवर्ड्स एम हिदायतुल्लाह, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये रिजेंबल करता है किससे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट था जिसके तहत अमेरिका ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, अमेरिका की 13 स्टेट्स थी उस वक्त, तो उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, ये उस डॉक्यूमेंट के बराबर है, बट उस डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा है, ठीक है। आफ्टर दैट एन ए पालकीवाला, उन्होंने तो इसको क्या कहा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है ना। जैसे आपका आईडी कार्ड होता है, आपसे कोई पूछेगा आप कौन हो, तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाए कि आप क्या हो, तो वो प्रियम्बल दिखा सकता है ना। ये सिग्निफिकेंस हो गई। आफ्टर दैट अमेंडेबिलिटी, सबसे पहले तो पार्ट होना चाहिए ना, पार्ट वाली स्लाइड रहेगी। अच्छा चलो मैं से बता दूँ, अमेंडेबिलिटी से पहले ना पार्ट बता देती हूँ। देखो इसको लेकर के ना थोड़ी सी डिबेट हुई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आपने बेसिकली प्रियम्बल तो दिया है, वेदर इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सबसे पहले बात आती है, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, वेरुबरी यूनियन केस,
ये स्लाइड आ जाएगी, मैंने शायद ना सेव करना भूल गई थी, मैं उस स्लाइड इसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगी और ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। बेरुबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। बेरुबेरी क्या था? बेरुबेरी ना टेरिटरी थी। टेरिटरी कहाँ थी? वेस्ट बंगाल में थी, और जलपाईगुड़ी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो इंडिया और पाकिस्तान का उसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ। रेड क्लिफ लाइन के अकॉर्डिंग वो इंडिया में फॉल करती थी, वेस्ट बंगाल में, और पाकिस्तान कह रहा था कि ये टेरिटरी कहाँ होनी चाहिए। एक छोटा सा गांव है, 9 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड का एक गांव है। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे ईस्ट पाकिस्तान, मतलब उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, अब का बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का पार्ट है। तो इसको लेकर के बेसिकली दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट थी। तो दोनों के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त हमारे पंडित नेहरू थे, और उनके फिरोज खान मून जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि आधी आधी बांट लेते हैं, ठीक है। तो उसको नेहरू मून अग्रीमेंट का नाम दिया गया। तो बात जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक पावर है, आर्टिकल 143 ऐसा बोलता है कि आपके पास एक पावर है। क्या पावर है? कि प्रेसिडेंट जब भी उनको लगे, वो दो मसलों पर आपसे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला मामला तो क्या होना चाहिए? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मामला होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के वो सलाह ले लेंगे। दूसरा क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, जो संविधान आने से पहले की कुछ ट्रीटीज है या अग्रीमेंट्स है, उनसे रिलेटेड अगर उनको कोई सलाह मशवरा करना है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनको एडवाइस दे सकती है या मना भी कर सकती है, ठीक है। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी। तो 8 जजेस की एक बेंच बैठी। प्रेसिडेंट ने कहा कि बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इसको आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 1 सी करके है, 1 3 सी करके है, इसमें आप टेरिटरी जो है बेसिकली किसी से ले तो सकते हो, पर उसको टेरिटरी अपनी दे नहीं सकते, और ये अमाउंट टू होगा टेरिटरी देने का। सरकार ये कह रही थी कि नहीं, ये तो क्या है, एक बाउंड्री सेटलमेंट है बस, हम टेरिटरी सीड नहीं कर रहे हैं किसी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप टेरिटरी सीड कर रहे हो, तो आपके पास एक ही तरीका है कि या तो संविधान में बदलाव करो, जिससे आया अपना 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कि संविधान में बदलाव करो आप, तब आप उनसे उनसे वो हाफ टेरिटरी ले सकते हो, मतलब उनसे तो ले लिया, हाफ तो अपने पास ही है, हाफ उनको तब दे सकते हो पाकिस्तान को, ठीक है। तो आपको ये करना होगा बेसिकली। तो इसमें क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, फिर तो हमें प्रियम्बल का भी क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तब संविधान में बदलाव कर सकते हो, ऑल्दो अभी वो टेरिटरी हमारे ही पास है। बट इस केस से क्या आया, बेरीबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से क्या आया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पार्ट नहीं है। अगला केस आता है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास 1973 में, जिसको उन्होंने कहा केशवानंदा भारती, काफी फेमस केस है ना। बिल्कुल, प्रियम्बल के तीनों केस रटे हुए हैं, तीन ही है, उसको याद करना, BKL से याद कर लेना, ठीक है। बी से बेरूबेरी यूनियन केस, केशवानंदा भारती केस, L से LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है, 1995 में आया था, ठीक है। तो अब ये कह रहा है केशवानंदा भारती केस 1973 में दो बातें आई। पहली बात तो ये आई, बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज आई। पहले केस में क्या कहा था कि हाँ, पार्लियामेंट जिसको चाहे अमेंड कर सकती है, अब ये कहता हाँ कर सकती है, पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को और उसकी स्पिरिट को खत्म नहीं कर सकती। जो भी कानून, जो भी लॉ इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाएगा, जैसे सेक्युलर होना बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आप अगर इसको हिलाओगे तो हम आपके लॉ को, हम आपके एक्ट को इनवैलिड कर देंगे, ऐसा जुडिशरी ने कहा। तो बेसिक स्ट्रक्चर मत छेड़ना, बाकी आप जो चाहो अमेंड कर सकते हो। पहली चीज तो इसके सही है। दूसरी, इन्होंने कहा कि ये जो आपका प्रियम्बल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और सारे के सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं, इसकी नोबल लाइट में पढ़ने चाहिए, इसकी स्पिरिट में, इसकी फिलोसफी की हेल्प से पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो कौन से केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंदा भारती केस 1973 में, कि हमने जो बेरुबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला वो गलत था, हम बोल रहे हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब 1995 में तीसरा केस आता है, इसको कहा LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ठीक है, तो इसमें कौन सेम केशवानंदा वाली भारती वाली केस वाली बात को सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट कहा किया। उन्होंने कहा कि हाँ पार्ट है, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी? पहली बात तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी, इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर लिमिटेशन टू द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? कानून बनाने वाली संस्था, कि ये ना तो उसको पावर देता है कानून बनाने की, ना उससे किसी कोई कानून बनाने की पावर लेता है। ठीक है, तो ये उसको कानून बनाने की पावर नहीं दे रहा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि इसके जो प्रोविजन है वो कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकती। अगर इनमें से कोई सी बात पूरी नहीं होती तो आप कोर्ट में जाकर के इसकी इन्फोर्समेंट की बात नहीं कर सकते कि जी प्रेम्बल में तो ऐसा लिखा हुआ था, है ना। तो कोर्ट ने कहा कि पार्ट है, पर इन दो बातों का ध्यान रखना है कि ना तो ये लेजिस्लेचर को, हमारी कानून बनाने वाली पार्लियामेंट को कोई पावर देता है कानून बनाने की, ना उससे कानून बनाने की पावर लेता है, ना उसको लिमिट करता है। दूसरा नॉन जस्टिशिएबल है। इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछा, सिर्फ इतना लिखा प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 4 स्टेटमेंट दे दे नीचे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ constitution, it is a part of constitution, it is a part but neither a source of power nor justiciable। तो ये वाली स्टेटमेंट सही थी, 2017 की बात है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों केसेस के आपको पता चल गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दी। पहले में कहा पार्ट नहीं है, दूसरे में कहा पार्ट है, और सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी की नोबल लाइट में पढ़ना चाहिए आपको। थर्ड में क्या बोला, पार्ट है पर आपको इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली प्रियम्बल के पार्ट को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन। अब ये कहता है कि चलो पार्ट वाला भी सॉल्यूशन हो गया, क्या ये अमेंड किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, है ना। तो ये कह रहा है, देखो एक तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंपल का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बोल दिया चलो इसको पास करो। दूसरा आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किया जा सकता है। जब सारे कॉन्स्टिट्यूशन को किया जा सकता है तो इसको क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो पार्ट है ना। तो इसमें क्या, यस इट इज अ पार्ट सो इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पहली बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट हुई इसमें, एक इकलौती अमेंडमेंट अभी तक की, और उसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसमें पहला सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन शब्दों को याद रखना। ठीक है, इन शब्दों का एडिशन हुआ था बाद में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। देखो पार्ट को लेकर के क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर चुकी थी, उसके बाद में उन्होंने प्रियम्बल को इनेक्ट किया। इसका क्या मतलब हो सकता था कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी प्रियम्बल में लाना चाहते थे, और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा भी इट इज अ पार्ट, है ना। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो जो है वो जजमेंट दी। तो अमेंड किया जा सकता है। अब तक कितनी बार अमेंड हुआ है? 3 शब्द इसमें ऐड किए गए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, मैंने ना 368 के बारे में बताया आपको कि आपको आर्टिकल 368 का पता। वैसे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से चैप्टर, जो अभी हम 2-3 क्लास के बाद करेंगे। बट 368 के बारे में बता दूं, 368 का पार्ट 1 कहता है कि बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है। अगेन एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए, है ना। तो सब कुछ जो है बेसिकली पार्लियामेंट की पावर के तहत अमेंड किया जा सकता है। और कैसे अमेंड किया जाएगा, जो इस आर्टिकल में प्रोसीजर दे रखा है।
तो प्रोसीजर दिए दो, एक तो स्पेशल मेजोरिटी का प्रोसीजर दिया कि ये एलिमेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी से चेंज हो जाएंगे। दूसरा एक और प्रोसीजर दिया 3 के तहत, 368(3) के तहत उन्होंने कहा कि ये अगर प्रोविजन आप चेंज करोगे तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स की सहमति भी लेनी होगी। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो स्टेट्स की पावर को कम या ज्यादा कर रहा होगा तो आपको क्या करना है, स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स का। फॉर एग्जाम्पल आपकी वो तीनों लिस्ट कौन से शेड्यूल में है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट स्टेट लिस्ट से हटाना है और यूनियन लिस्ट में लाना है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट से हटा करके यूनियन लिस्ट में लाना है, स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट में डालना है, तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या कर रहे हो आप, स्टेट्स की पावर छीन रहे हो, है ना। 3 लिस्ट बताई, 3 लिस्ट का मतलब क्या था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसपे दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, जिसको कहा कॉन्करेंट लिस्ट। पर मानी अल्टीमेटली किसकी जाएगी, सेंटर की। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप स्टेट लिस्ट से कोई भी एलिमेंट निकालोगे और उस पर कानून बनाने की पावर यूनियन को दोगे या कॉन्करेंट लिस्ट में डालोगे, क्योंकि कॉन्करेंट में डालने का मतलब भी क्या हुआ, अल्टीमेटली सेंटर विल प्रिवेल, है ना। तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जैसे, अगर इसका प्रोसीजर चेंज करोगे तो भी आपको स्टेट्स की सहमति चाहिए, क्योंकि स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो कुछ उन्होंने लिस्ट दी कि अगर इनमें इनमें चेंज करोगे तो आपको स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, जो अमेंडमेंट वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीएम, ठीक है। तो अब तक के हमारे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। कल और आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर ये लगाओ कि आपकी ये 3-4 चैप्टर और बचे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसका, ठीक है। एनी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, केसेस समझ में आ गए तीनों, याद रखने भूलने नहीं, ठीक है। किस केस में क्या जजमेंट आई ये भी याद रखना। हिमांशु क्वेश्चन कोई, चलो मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।